गया जेब से। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अभिषेक का परिचय आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। ये अभी है IIT रुड़की। कहाँ है? IIT रुड़की। और इसका जो बड़ा भाई है आशुतोष, वो अभी व्यस्त है, वो भी आएगा। वो है NIT पटना में है। और ये लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपनी खुद की काबिलियत के बदौलत आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बेस्ट रैंकर्स रहा है, 250 के करीब इसका रैंक रहा है। और इतने लाखों की भीड़ में ऐसा रैंक लाना कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन के बिना तो संभव बिल्कुल नहीं। और किसी का भी वैसा ही होता है। और पिछले दिन भी जो सक्सेस बच्चे आए थे तो यही बताए थे कि इन लोगों के संस्कार में कोई कमी नहीं, मतलब जैसा पहले थे। और ये लोग नहीं होता है कि पेड़ जब फल देता है तो धीरे 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 और झुकते जा रहे हैं। और जॉब के बाद भी आप देखिएगा तो यही व्यवहार रहेगा। कुछ बच्चे तो पहले मिले भी थे, और जो अभी नए बच्चे हैं तो अभिषेक से आप लोग बात भी करेंगे। और जो भी है सक्सेस के बारे में आप लोग जानेंगे भी कि जीवन में सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है। क्योंकि जब ये खुद वहाँ तक पहुँचा है तो आप बताएगा ही खुद कि आप लोगों के समय तो परेशानी है भी नहीं कोरोना पेंडेमिक का। इन लोगों के साथ तो एक दौर भी रहा था। किराए के मकान में परिवार जो है पूरा फैमिली लोग अभी भी रहता है लोग। लेकिन वो अब चीज़ें क्या होता है सक्सेस के बाद तो दिखाई देता है वो सब चीज़ें तो दूर हो गई। पिताजी समझिए कि ग्रामीण परिवेश में जो भी उस समय तो कोरोना में तो नौकरी भी चली गई थी। किसी प्राइवेट स्कूल में आप शिक्षक हैं तो कोरोना में तो क्लियर है कि नौकरी चली गई। किराए के मकान का साल भर से ऊपर का किराया 1,00,000-1,50,000 रुपया किराया हो चुका था। उसके बाद भी इन बच्चों में इतना धैर्य था। यदि मान लीजिए कि माता पिता परेशान हैं तो बच्चों के पढ़ाई पर तो असर पड़ेगा ही कि भाई मेरे पिताजी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के चलते परेशान हैं। लेकिन इन लोगों के पढ़ाई में कोई अंतर नहीं हुआ। और बोला जाता है ना कि रैंकर्स हमेशा करेंट ईयर के बच्चे बन ही जाते हैं। इनकी बहन का भी जॉब हो गया तो एक साथ जब सुख आता है तो कंप्लीटली वो आ जाता है। बोलते हैं ना कि मेहनती जो हैं और जिसका नीयत और दिल साफ रहता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी उसको मदद करते हैं। तो उस दिन भी मैं बस 2 मिनट आप लोगों को लूँगा और विवेक सर कुछ बताएंगे। उसके बाद अभिषेक के साथ आप लोगों को जितना देर समय देना होगा आप लोग बात कीजिएगा। एक छोटी सी बस स्टोरी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में है तो जानना जरूरी ही है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वो ये नहीं है कि माता पिता को धोखा दे रहे हैं। और कुछ बच्चे जब अच्छे करते हैं तो अपना लाइफ बना रहे हैं। बस माता पिता खुश होंगे कि मेरा बच्चा जो है इस पोस्ट तक पहुंच गया। तो एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बच्चा था और वो लगभग वो कहिए कि मतलब बहुत क्लास अनुपस्थित रहता था। मतलब उसके पास इरेगुलरिटी बहुत अधिक थी। समय पर वो क्लास नहीं आता था। रोज कुछ ना कुछ विलम्ब से क्लास आता था डेली। जब उससे पूछा जाता था कि भाई आप विलम्ब क्यों कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो रीजन दे देता था। क्योंकि जब बहाने जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जो असफल, जिसको जीवन में असफल ही होना है तो उसके पास बहुत सारे बहाने हैं। मतलब वो कुछ ना कुछ बहाना दे ही देगा। हमेशा ऐसा ही होता था। टीचर लोग, जब हम लोग आपस में टीचर लोग मिलकर मीटिंग करने लगे कि भाई सब बच्चे तो एक समान है, इसका भी रिजल्ट कैसे है। तो भाई ये क्यों, मतलब कि ये विलम्ब से आ रहा है। तो जब उससे कहा जाए तो कुछ ना कुछ बहाना कर देता था कि आज इस कारण से, आज उस कारण से। एक दिन उसको हुआ कि भाई नहीं, ये आज विलम्ब से आएगा तो इसको वहीं पर रिसेप्शन पर ही बाहर बैठा देना।
और इसको आज क्लास में एंट्री नहीं देना है। तो उसका लगातार यही नियति में था, क्योंकि उसको था कि बस बोर्ड पर जो लिखवाया गया उसी को उतार लेना है, बस घर जाना है, बस मतलब ऐसे ही डेली टाइम पास करना है। क्योंकि वैसे ही करते करते 10th पास कर गया होगा तो उसको बस एक बोर्ड का डिग्री ले लेना है। तो रिसेप्शन पर अभी कहिए कि यहाँ है तो ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि दीपक जी रिसेप्शन पर बैठा दिए, अब वहीं पर वो बैठ गया तो उसके पेरेंट्स का कॉल आया कि भाई हमारे बच्चे को आप लोग आज क्लास में एंट्री क्यों नहीं दी। तो यहाँ से मैनेजमेंट ने बताया कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ये मतलब पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे रहा है और रेगुलर क्लास में रहता भी नहीं है, और जिस दिन आता है तो टाइम पर आता नहीं, मतलब इसको अपने पढ़ाई से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इसकी भलाई के लिए हम लोग थोड़ा सा पनिश किए कि मतलब आगे से ये कम से कम ऐसा न करे और ये फिर से मतलब कि एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करे कि अपने जीवन में सक्सेस हो जाए। तो वो ऐसे ही चलते गए। अब क्या था कि उसी में अब दूसरे केस में अब है कि एक बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत जीनियस बच्चा। अब वो जीनियस बच्चा क्या था कि वो डेली टाइम पर आता था, टेस्ट में भी बहुत अच्छा करता था, लेकिन क्या हुआ कि किसी दिन वो लेट से आ गया, 5-10 मिनट वो लेट से आ गया। किसी दिन आ गया लेट से, तो उससे पूछा गया तो बोला कि थोड़ा सा किसी काम में मतलब हमको रास्ते में थोड़ा सा किसी का हेल्प करने लगे और उसी में मेरा विलम्ब हो गया। तो उसको बैठा दिया गया। अब जो पहला वाला लड़का था जो जीवन मतलब पूरे क्लास हमेशा अनुपस्थित रहता था या जब आता था रेगुलर नहीं रहता था, अब उसको ही नहीं है कि अपने अब हम राइट डायरेक्शन में मेहनत करें और जीवन में सक्सेस हो जाए। अब उसको माइंड में ये ध्यान है कि ये लेट से आया तो इसको क्लास में क्यों बैठा दिया गया। ये पूरा मतलब अब जाकर भाई अब टीचर से तर्क करने लगा कि सर इसको भी सजा दिया जाए, इसको भी मतलब कि पनिशमेंट मिले। हम लोग बोले कि एक दिन ऐसा किया है तो अच्छा करता है, तो फिर उस मतलब समझ गया, शांत हो गया। फिर क्या हुआ कि 15-20 दिन बीत गया तो फिर जो जीनियस बच्चा था वो तो हमेशा परफेक्ट था, टाइम पर आता ही था। 15-20 दिन के बाद फिर किसी कारणवश क्या हुआ कि फिर 5 मिनट लेट से क्लास में आया। फिर आया, फिर उससे पूछा गया क्यों भाई, तो बोला कि सर आ रहे थे रास्ते में लेकिन कुछ एक काम पड़ गया और उसी के चलते मेरा विलम्ब हो गया। अब उस लड़के को तो एक मुद्दा मिल गया, फिर उसको जो तेज बच्चा था उसको क्लास में बैठा दिया गया, क्योंकि उसका तो आदत में नहीं था, अचानक कभी उसके साथ ऐसा हुआ। अब उस लड़के का क्या था कि सर ये तो 2 बार कर दिया। तो हम लोग बोले कि तुम तो 200 बार किए हो, और 200 बार करने के बाद भी तुम्हारे टेस्ट में तो ना मार्क्स आ रहा है ना तुम्हारा ढंग का हो रहा है, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए तुमको पनिशमेंट दिया गया था। तो ये जाकर अपने घर पर अपने पेरेंट्स को बोल दिया। पेरेंट्स का उधर से कॉल आया कि हमारे बच्चे को आप लोग पनिशमेंट दिए थे और कोई और एक बच्चा है उसको आप लोग क्लास से एक दिन के लिए आप लोग बाहर क्यों नहीं किए, जब वो भी मतलब कि विलम्ब से क्लास आया था। तो बताया गया फोन पर कि भाई ये लड़का बहुत टॉपर है, टेस्ट में नंबर भी लाता है और ये पूरा मतलब डिसिप्लिन में रहता है, मतलब कभी भी ये किसी कारणवश मतलब कई महीनों में इसका 1-2 बार ऐसा हुआ है सिचुएशन के अनुसार। लेकिन पेरेंट्स और बच्चों का नहीं था कि नहीं भाई, उनको लगा कि मतलब ये 2 तरह का व्यवहार हो रहा है। तो हम लोग को फील हुआ तो क्या किए उस बच्चा को कि ठीक है भाई तुमको भी एक दिन के लिए हम लोग क्लास मतलब तुमको आज अनुपस्थित रहो, मतलब उसको भी एक लेटर लिख दिया गया कि भाई तुम 5 मिनट लेट से आए हो, जो तेज बच्चा जो था, तो इसलिए आज तुमको क्लास नहीं करना है। तो लड़का चला गया तो उसको लगा कि यार आज दिन भर करेंगे क्या, आज तो मेरा क्लास छूट रहा है। तो उसको ये जो था इसका तो आदत में वही था, इसका तो चेंज होने वाला था नहीं, जो कमज़ोर बच्चा था। तो इसको लगा कि जो आज हम क्लास अनुपस्थित हुए थे, जो जीनियस बच्चा था,
तो उसके माइंड में था कि आज हम क्लास इसलिए अनुपस्थित हुए कि बाहर में रोड पर जब आ रहे थे तो एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको मदद करने के चक्कर में हॉस्पिटल तक पहुंचाने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो यार आज खाली है तो थोड़ा सा, अब क्लास है ही नहीं तो थोड़ा सा उस हॉस्पिटल में घूम लिया। तो गया हॉस्पिटल में घूमने के लिए गया। जब हॉस्पिटल में वो घूमने के लिए गया तो डॉक्टर बताए कि मतलब आप सही समय पर ला दिए और ये बच्चा जो है अभी मतलब ठीक है, मतलब अब धीरे धीरे ये स्वस्थ हो रहा है। डॉक्टर बोले कि इनके माता पिताजी जो है ना वो मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि जो मतलब मदद किए थे उनसे हम लोगों की मुलाकात हो जाए, कि हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो हम लोगों को आपके बारे में था कि वो आए थे भाई, हॉस्पिटल तक पहुंचा के चले गए, हम लोग को मालूम नहीं था कि आप दोबारा भी आइए। तो ये लड़का बोला कि भाई मिला दीजिए उनके माता पिता से। तो माता पिता जी उधर किनारे बैठे थे, तो गया और मतलब मिला। तो माता पिता से मिला तो वो लोग अपना आभार व्यक्त किए कि भाई आपने मेरा बच्चा को मदद किया। तो वहीं पर क्या था कि जो छोटा बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसी का बड़ा भाई वहीं पर खड़ा था। और बड़ा भाई कौन था? वो लड़का था जो बार बार क्लास अनुपस्थित रहता था। अब वो वहीं पर उस शर्मा गया। अब वो बोला कि अरे भाई तुम मेरे छोटे भाई को मदद किए हो। उसके माता पिता जी कहीं कि ये कौन है? तो बोले कि वही लड़का है जिसको आपने और मैंने टीचर को बार बार फ़ोन करके बोले कि भाई हमारे बच्चे को आपने पनिशमेंट दिए हैं तो इसको पनिशमेंट क्यों नहीं दी। तो वहीं पर उन लोगों ने उस बच्चे के सामने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि उसी के चलते उसके छोटे भाई का जीवन बचा था। और फिर टीचर के पास कॉल आया कि सॉरी सर, जो आप लोग कह रहे थे सही कह रहे थे, ये बच्चा रियल में अच्छा है और जीनियस है। ये किसी सामाजिक काम में किसी को मदद करने के चक्कर में इसका विलम्ब हुआ है, और मेरा बच्चा रियल में अपने लाइफ के प्रति सीरियस नहीं है, और ये सही में ये क्लास रेगुलर नहीं जाता होगा। तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा, और वो जो लड़का था, जो कमज़ोर लड़का था, उसको भी अपने जीवन में थोड़ा सा लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो वो भी धीरे धीरे अब पढ़ना चालू कर दिया। और जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है जब एग्ज़ाम में बैठेगा तो कमज़ोर लड़का जो इरेगुलर रहता था उसका भी रिजल्ट आए, और जो जीनियस था वो तो रैंकर्स बनेगा ही बनेगा। तो बस इससे यही शिक्षा मिल रहा है कि अपने जीवन में मेहनत कीजिए, ईमानदार रहिए, मददगार रहिए, कर्मठ रहिए, ईश्वर आपको पक्का मदद करेंगे। समझ में आ गया बातें? तो स्टोरी अच्छा लगा आप लोगों को? सीख मिला इससे कुछ? तो बस यही आपको अब इस स्टोरी में हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत बच्चों की स्टोरी इसमें शामिल हो। बस एक स्टोरी के माध्यम से उसमें कुछ चीज़ें डाल दिया गया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया गया। अपने जीवन में ईमानदार रहना है। समझ में आ गया? एक बार अभिषेक के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। विवेक सर कुछ बताएंगे और अभिषेक आप लोगों से जो भी बात करना होगा करेगा। अभिषेक के बारे में जो बताना था मैंने बता ही दिया, ठीक ना? और अभिषेक के साथ आप लोग टॉक कीजिएगा। हम लोग तो डिसी बात करते हैं, तो बस पेक्युलियरिटी आज का बस ये है कि आपके सामने अभिषेक हैं। और अभिषेक के बारे में सर आपने आपको बताया ही कि अंडर 250 रैंक इन जेईई एडवांस, ठीक है। तो समझ लो कि ऑलमोस्ट कुछ ही चीज़ें मिस रही होंगी, तभी फर्स्ट रैंक नहीं आया है, ठीक है। बहुत माइनर से कुछ डिफरेंस रहा होगा, क्योंकि जैसे ही तो एक तरीके से समझ रहे हो कि कुछ डिफरेंसेस अगर तुम छोड़ दो तो समझ लो कि तुम्हारे पास रैंक 1 खड़ा है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ दो, बाकी ये बताएंगे कि क्या डिफरेंस रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ डिफरेंस अगर छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे सामने रैंक 1 खड़ा है, ठीक है। तो इनके बारे में आप तो जान ही रहे हैं। अभिषेक हैं ये मोकामा के, और अभी ये IIT रुड़की में हैं।
मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग समझ लो एक तरीके से कंप्यूटर साइंस ही, ठीक है। मतलब जो एक एक्सपोजर कंप्यूटर साइंस में है, मोर और लेस बाई लार्ज सेम एक्सपोजर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में भी, ठीक है। तो एक अच्छे ब्रांच के साथ एक अच्छा इंस्टीट्यूट में है अभी से कभी IIT रुड़की। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो शायद अगर IIT BHU का जो मेटलर्जी डिपार्टमेंट ये सब है, इन सब को छोड़ दें तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंडिया में IIT रुड़की से ही शुरू हुई है। पहले वो IIT रुड़की नहीं, पहले वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से था, बाद में उसको IIT का स्टेटस मिला। बट वो इंडिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहीं से ही स्टार्ट हुआ था। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मेटलर्जी वगैरह BHU में शुरू हुआ था 1990 में। यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरानी है वो, तो वहीं है अभिषेक। तो अभिषेक अपनी पूरी जर्नी कैसे हैं, इन्होंने क्या किया, आपसे इनको जो भी पूछना होगा और जो ये आपको बताना चाहते होंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। हम लोग डेली बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना नाम अभिषेक सिन्हा बता देता हूँ। मैं मोटामा से हूँ और अभी मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है। तो मतलब सर से बात करके पता चला कि मोटामा से बहुत लोग हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा। एक बार सब हाथ उठा दो, मोटामा से लोग आप ही लोग हैं। हाँ नीचे कर लो। मोटामा से लोगों को तो पता है मोटामा कितना छोटा जगह है, काफ़ी कम जगह में सीमित है। और यहाँ पे जितने लोग भी आए हो सब का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं होगा, फिर ही यहाँ पे आए हो, या अगर होगा भी तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो मतलब एक तो चीज़ सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई तुम लोग को दी जा रही है, इतना ज़्यादा सुविधा दिया जा रहा है। मतलब इसके साथ साथ तुम लोग को पास होने के बाद भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, जो मतलब मेरे को ये सबसे ज़्यादा यूनिक लगा। ये तुमको इंडिया के कोई भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी नहीं मिलेगा कि तुम पास हो गया तो फिर कोचिंग वाले को कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारा फोटो लगेगा, उससे उसका एडवर्टीजमेंट होता है ताकि बच्चे आएँ। लेकिन यहाँ पे खुद RK सिन्हा सर जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। वो हम लोग सबसे आगे मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, इतने आराम से बात करेंगे ना, मतलब उन लोग से तुम लोग एक बार मिल लोगे तो पता चलेगा कि जीवन में होता है ना कि कैसा बनना चाहिए। एक होता है आइडिया जैसा होता है ना कि जीवन में इतना ज़्यादा अचीव करने के बाद भी लोग कितना ज़्यादा शांत होते हैं। मतलब अभी जैसे किसी को लगता है थोड़ा सा भी कि मैं ज़्यादा पढ़ने में तेज हूँ तो थोड़ा सा घमंड टाइप का कभी कभी आ जाता होगा कि अरे मैं तो इससे बहुत ज़्यादा तेज हूँ, मैं तो बहुत आगे हूँ। और उनको तुम देखे होगे कि इतना ज़्यादा अचीव करने के बाद इतना ज़्यादा नॉवल इंसान, मतलब उनसे सीखने को मिलेगा, सबसे बड़ा बात है। और वो खुद तुम लोग को पहले तो संबोधित करते हैं काफ़ी अच्छे जगह पे, बहुत लोगों के भीड़ में। उसके बाद तुम्हारे कॉलेज का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस रहता है वो 1 लाख रुपए रहता है, जो कि देना मतलब संभव नहीं है और बैंक भी लोन नहीं देता है। अगर घर का जमीन है तो गिरवी रखो, क्योंकि उस समय अगर तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है तो बैंक लोन नहीं देता। अगर एडमिशन होने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कॉलेज तुमको लोन दे देगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा नाम है, तो बिना बैंक तुम्हारे ज़मीन के वो तुमको बहुत ज़्यादा लोन दे देगा जितना भी कॉलेज का फीस है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। तो उस टाइम का जो 1 लाख का जो पूरा फीस है, ये सिर्फ नहीं मेरे को, मतलब जितने भी बच्चे जो भी पास होते हैं सबको सपोर्ट किए हैं। फिर कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहला नीड होता है कंप्यूटर का, लैपटॉप का। सब बच्चों को उन्होंने लैपटॉप भी दिया। और मतलब ये नहीं होता है ना कि मतलब एक बार ऐसे कर लिया उसके बाद भूल गए। मतलब मैं बीच बीच में कभी मिलने भी जाता हूँ, कभी देहरादून गया था, बीच में पटना में आए थे, पिछली बार तो उनसे वहाँ भी मिला था। तो होता है ना, मैं गया था ऐसे, वो देख के मेरे को बोले अभिषेक, तो मतलब मुझे लगा यार इतना ज़्यादा फेमस इंसान, इतना ज़्यादा नॉवल इंसान जो हमेशा बिजी रहते हैं, नेता उता से मिलते रहते हैं, वो मेरा नाम देख के बोले अभिषेक। तो मतलब देख के ये भी लगा कि भाई इतना ज़्यादा जो लेवल पे इतना ज़्यादा बिजी रहता है फिर भी उसको एक एक चीज़ याद रहता है, तो वो सब कुछ को कितना ज़्यादा नोटिस करते हैं। उनसे ये भी सीखने को मिला। और इसके बाद तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी मेरा सेकेंड ईयर खत्म हो गया, 2 या 3 साल और है। बहुत लोगों को मेरे को ये भी लग रहा हो कि मैं जैसे ये ब्रांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ही क्यों लिया, और भी बहुत सारे ब्रांच है। तो मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था मैथ्स के साइड में बहुत ज़्यादा था, मैथ्स में मेरे को बहुत मन लगता था। तो मैं शुरू से ही सोचा था कि जाऊँगा तो मैथ्स के ही साइड में कहीं जाऊँगा। और उस टाइम पे क्रेज था कि कंप्यूटर साइंस लोगे तो बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये जो ब्रांच है उसमें दोनों का मिक्सचर है कि मैथ बहुत ज़्यादा है और कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं 50% मैथ ही है। तो इसलिए भी मैंने वो ब्रांच ये सब देखने के बाद और उसका कोर्स स्ट्रक्चर, जैसे कभी जाओगे ना कॉलेज
तो क्या क्या पढ़ने को मिलेगा 4 साल में या 5 साल जितना भी पढ़ना है तुमको, उसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या है, वो सब तुम पहले देख सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने कॉलेज चुना था। तो ये सब तो ठीक है, बाद की बात हो गई। तुम लोग बताओ अभी सब कैसे हो, कैसा चल रहा है? बताओ भाई, सब इतना शांत क्यों है? लेक्चर लेने थोड़ी आए हैं आप। 11th वाले सब आप बताओ एक बार। ठीक है, हाँ तो 11th वाले बताओ कैसा चल रहा है? 12th वाले तो बहुत बात होगी, अच्छा लग रहा है? नहीं मतलब क्या लग रहा है, कहाँ पहुँचोगे, कौन से IT जाओगे, ऐसा कुछ सोचोगे ना? बताओ बताओ बताओ, तुम ही बताओ। फिर भी मतलब सोचोगे ना कैसे AIT जाना है, मन में ये है, और अभी इतना लग रहा है कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्या लग रहा है कुछ? अरे बोल लो, कोई बात नहीं। सब तो पहले IT मुंबई ही सोचता है, उस नीचे तो जाता ही नहीं है। IT बॉम्बे CSE, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन सबका डाउन होता है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है ये, सबके साथ होता है। तो देखो एक चीज़ सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि तुम लोग सब आए हो तो अपनी जगह से अपने स्कूल में 10th तक बहुत अच्छा कर रहे होगे, है ना? तो यहाँ पे किसी का मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, बहुत कम मार्क्स अच्छा आ रहा है। शुरू में ये भी होता है ना 11th में खास करके कि तुमको काफ़ी अच्छा नॉलेज है उस चीज़ का, फिर भी तुम्हारा पेपर में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पा रहा है। ये जनरली क्यों होता है कि तुम पढ़ भी रहे हो लेकिन तुमको उतना एक तो आइडिया नहीं है इतने कम टाइम में उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का। तो उसके बाद पैनिक का एक अलग चीज़ होता है कि तुम टेस्ट में पैनिक कर जाते हो। फिर एक डर भी रहता है कि कम मार्क्स आया तो सुनाएंगे सर, ये सब चीज़ें होती है। तो मतलब ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा। 1-2 महीने के अंदर जितनी भी ये परेशानियाँ तुम लोगों को आ रही होगी मेरे हिसाब से सब कम होते जाती है। उसके बाद क्या होता है ना कि 2 महीने के बाद जो 2-3 महीने स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छा मेहनत करता है वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा अंतर हो सकता है ना कि तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है और 3 महीने के बाद पता चला कि तुम काफ़ी ऊपर आ चुके हो रैंक लिस्ट में। और ये जो 3 महीने के बाद जिसका रैंक लिस्ट में आने पर ऊपर फिक्स हो जाता है उसका नाम ऊपर हो जाता है। उसके बाद जो है ना वो 3 महीने के बाद वो बच्चा जो ऊपर चला गया जो पहले से ही था या बाद में चला गया, एक बार अगर 3 महीने के बाद ऊपर चला गया तो वो बच्चा मेहनत कम कभी कर ही नहीं सकता है। क्यों ऐसा क्यों होता है ना, एक तो अंदर से ये प्रेशर आता है कि मेरा मार्क्स हमेशा सबसे ज़्यादा आता है तो इस बार मेरा सबसे ज़्यादा है। या मान लो जो 5th पोजीशन पे है वो 5th से कभी 7th पे नहीं जाएगा, वो उतना ही मेहनत करेगा कि मैं एटलीस्ट 5th तो सिक्योर कर ही लूँ। तो अभी जो स्टार्टिंग का 3-4 महीना होता है ना तुम खुद को कहीं भी ले जा सकते हो और उससे बहुत अंदर पड़ता है। क्योंकि देखो कंपटीशन एक होता है ना तुम लोगों को पढ़ने का मोटिवेशन देता है। कितना भी कोई कुछ बोल ले पढ़ने में मतलब तुमको इंटरेस्ट आ रहा हो नहीं आ रहा हो, एक मार्क्स ही होता है जो शुरू से आदत है कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है जो लोगों के अंदर कंपटीशन का भाव जगाता है। और कंपटीशन भी काफ़ी हेल्दी होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि मतलब मेरे से उसका ज़्यादा मार्क्स आ गया तो हम टेंशन में बैठे हुए उसका ज़्यादा क्यों आ गया। मान लो वो तुमसे पहले कम ला रहा था अब ज़्यादा भी ले आया तो उस चक्कर में तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि ज़्यादा कैसे आ गया। थोड़ा सा टेंशन लेना है कि यार वो मेरे से ज़्यादा लाया नहीं, मेरे से ज़्यादा पढ़ा होगा तो और मेहनत ज़्यादा करना है। अब तुम ये टेंशन में लेके बैठे रहोगे कि मैं पढ़ रहा था वो भी पढ़ा वो मेरे से ज़्यादा कैसे लाया, ये टेंशन में तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, उसके जगह आप पढ़ भी नहीं रहे हो तो वो और ज़्यादा ही ज़्यादा जाएगा। तो तुम इस सोचने से जगह ये कर सकते हो कि अगला जो टेस्ट है उस पर जी जान लगा दो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो ताकि तुम उतना अच्छा सिक्योर करो। क्योंकि मेरे हिसाब से टेस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें भी। और अभी तो 11th में तुम लोग का टॉपिक खत्म, हाँ मैथ में तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है और फिजिक्स में भी वेट करता है चल रहा है। केमिस्ट्री थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, आराम से चल रहा है। केमिस्ट्री में जरूरत नहीं होता, 2 साल का सिलेबस है भी नहीं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री आराम से हो जाएगा धीरे धीरे चलेगा। तो अभी देखो 11th में तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा 5 घंटा एक दिन में क्लास चलता होगा या कम भी चलता होगा, उससे भी कम चलता होगा। तो बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। तो तुम लोग का अभी मेन टारगेट क्या होना चाहिए ना मेरे हिसाब से, जैसे आज मैथ में मान लो कुछ पढ़ाया गया, वेक्टर या कुछ भी पढ़ाया गया तो जितना पढ़ाया गया बुक से उस टॉपिक तक का क्वेश्चन ना आज या कल तक खत्म कर दो। मतलब इससे क्या फायदा होता है ना कि तुम जो लेक्चर पढ़े हो ना उसका तुमको फायदा होगा, लिटरली फायदा होगा कि वो तुमको समझ में आया है या नहीं समझ में आया ना तो
11th वालों को तो सबसे ज़्यादा फायदा है कि 12th वाले सीनियर हॉस्टल में साथ में रहते हैं। तंग कर दो, परेशान कर दो, जितना कर सकते हो, किसी को मत छोड़ो, पकड़ पकड़ के 2-2 घंटा तक डाउट पूछ सकते हो तो पूछते रहो, और वो भी बताएंगे, नहीं बताएंगे उनको खुद खराब लगेगा कि मेरे से बन नहीं रहा है, तो वो पढ़ के भी बताएंगे लेकिन तुमको बताएंगे। तो 11th वालों के पास ये सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि 12th वालों को जितना परेशान कर सकते करो। 12th वालों का डिवीजन होगा, इससे उनको दोबारा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा क्या होगा कि तुमको स्टार्टिंग में जो होता है ना कि क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, इजी क्वेश्चन भी ना सोचने में बहुत टाइम लगता है कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो सीनियर से सीधा जाके पूछो कि भैया ये नहीं बन रहा है, तो तुमको बताएंगे। और एक लाइन से जो भी बुक या जो भी मॉड्यूल जो भी फॉलो करते हो उसको जितना ज़्यादा मतलब अच्छे से कवर कर लो, और क्या करो ना कि जो अच्छा क्वेश्चन है उसको स्टार या टिक कर दे, ताकि जब रिवीजन का टाइम हो तो वैसे क्वेश्चन को बनाए, क्योंकि पूरा तो बना नहीं पाएंगे रिवीजन के टाइम में, कुछ लिमिटेड टाइम्स में रिवीजन करना होता है, तो वैसे क्वेश्चन को तुम कवर कर पाओगे। ये हो गई। उसके बाद टेस्ट जैसे होता है वीकली होता होगा या फिर कुछ दिन पे होता होगा, तो टेस्ट में ना जैसे न कम नंबर आता है तो सर डांटते हैं, डर भी जाता है, तो कुछ लोग सोचता है कुछ तुक्का मार के ज़्यादा नंबर ले आए, कुछ सोचता है कि किसी का दिख जाएगा तो 2-4 नंबर ज़्यादा आ जाएगा, तो कुछ रैंक में हम ऊपर आ जाएंगे तो नीचे वाले को डांटेंगे, मैं तो बच जाऊंगा, ये सोच के भी करते होगे। लेकिन ये चीज़ अगर करते ही रहोगे तो दिक्कत है कि अगर अभी ये आदत पड़ गया तो आगे बहुत दिक्कत है पढ़ने वाला, क्योंकि एक टेस्ट में चीटिंग कर लिया, 2 टेस्ट में चीटिंग कर लिया, आगे तो फिर दिक्कत है, फिर तो कभी नहीं कर पाओगे, और 2 साल तुमको यहीं रहना है खुद से। और ऐसे भी तुम खुद सोचो, तुम परिवार से दूर हो, सब कुछ से दूर हो, मोबाइल से दूर हो, इतना ज़्यादा तुम मेहनत कर रहे हो, तो चीटिंग करने से तो कोई फायदा ही नहीं। मान लो तुम टेस्ट में डांट नहीं भी सुने तो एट द एंड ऑफ द डे तुम तो IIT में नहीं जा रहे हो, या कोई भी NIT में नहीं जा पाओगे अगर चीटिंग करके, मतलब या फिर होता है ना कि तुक्का मार के किसी भी तरह नंबर ले आए ताकि हम बच जाएं, बीच में रहें लोगों के बीच में, ताकि डांट भी ना सुने और मेरा चलता भी रहे, ताकि टाइम कट जाए। तो इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगा कि तुम कॉलेज तो जा नहीं पा रहे हो, तो फिर 2 साल तुम बर्बाद करना है। जब कॉलेज में नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ भी नहीं रहे हो, तो फिर कुछ और कर लो, उससे अच्छा है। तो सब कुछ सबसे ज़्यादा ये फोकस करना है कि अभी डांट सुन भी रहे हैं तो इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि अगले टेस्ट में उतना अच्छा कर पाए हम कि मेरा मार्क्स अच्छा रहे, ताकि हम डांट ना सुने। या फिर जो भी है तुमको, तुम्हारा देखो डांट सुनने से सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि और पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डर रहता है अंदर से कि नहीं पढ़ेंगे तो मार्क्स कमाएगा, और मार्क्स कमाया तो फिर वही बात है, फिर सुनना पड़ेगा या कुछ भी पनिशमेंट मिलेगा। तो उससे सबसे ज़्यादा यही फायदा है कि तुमको पढ़ने का एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, तो उससे तुम ज़्यादा तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि 10th तक तुमको क्या ही करना रहता था, बहुत कम असाइनमेंट, बहुत कुछ रहता ही नहीं था, 1 घंटे भी बैठोगे तो हो जाएगा। और अभी जो है तुम पूरा दिन भी अच्छे से पढ़ाई करोगे फिर भी लगेगा कि थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये चीज़ को अगर तुम अगले 2-3 महीने जितना ज़्यादा फॉलो कर सकते हो ना, तुम लोगों के लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो मतलब फॉलो कर लिया स्टार्टिंग के 3 महीने, उसके बाद उसको किसी से मोटिवेशन लेने का, किसी से कुछ पूछने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो खुद अपने लाइन में आ जाता है, उसका सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। उसको बस थोड़ा सा होता है ना कि बीच में थोड़ा सा कभी कभी मन डाउन हो गया तो सर से बात कर लो या किसी से भी सीनियर से बात कर लो, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सीनियर साथ नहीं रहते हैं, डाउट पूछ सकते हो। और बताओ तुम लोग 11th वालों को क्या क्या दिक्कत हो रहा है, जैसे कुछ बताओ तुम लोग क्या चल रहा है मैथ में? ठीक हो, और क्या क्या हो गया? वो सब कर लिए, बुक से क्वेश्चन वगैरह जो भी मिला होगा वो सब बन गया, सारे बना लिए। और फिजिक्स में क्या चल रहा है? वेक्टर तो इजी लगा होगा। और सब बताओ, मतलब कोई ऐसा बताओ जो ना मतलब बनाने बैठता हो लेकिन उससे बन नहीं पाता हो, या 2 घंटे में 2-3 क्वेश्चन बना फिर वो भी मतलब माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया, छोड़ दिए, ऐसा भी किसके साथ हो रहा है? हाँ, बहुत सिंपल बात है, और किसी को नहीं हो रहा 11th में। देखो ये मतलब काफी नॉर्मल बात है जो हो रहा है ना, और इससे तुम सबसे पहले इसमें तुम ये कर सकते हो ना, ठीक है 2 घंटे में अभी 3 भी बनना है ना, तुम्हारा अगला टारगेट ये होना चाहिए कि हम 2 घंटे में 5-6 बना पा रहे हैं। तुम ऐसे टारगेट लोगे ना कि हमको एक ही बार में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाना है, या फिर हम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लें एक ही बार में,
हम बहुत अच्छा मार्क्स ले आए पेपर में, तो वो नहीं होगा। तुम्हारे पास 2 साल टाइम है, 2 साल में ना 2 साल इनफ टाइम होता है कोई भी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो तुम दूसरों को देखो, दूसरों का कितना मार्क्स आ रहा है, उससे मतलब ये रहता है कि मुझे भी लाना है, अंदर का एक मोटिवेशन बढ़ा रहता है। लेकिन ये भी ट्राई किया करो कि हम जहाँ थे वहाँ से हम अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं। पहले मेरा टेस्ट में 20 मार्क्स आ रहा था, अब मेरा 20 से 25 या पता है ना, एक महीने में एक कितना मार्क्स बढ़ पा रहा है। मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हमको क्वेश्चन देख के कितना कम डर लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना किसी को भी 11th का देख दो तो बहुत डर रहता है कि अरे ये ऐसे लिखा था ना IIT एडवांस 2017, तो पहले ही डर जाएंगे, ये तो एडवांस था, ये तो बनने में बहुत मुश्किल होगा, ये फिर बन भी जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। और एडवांस में कभी कभी इजी सवाल भी बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि इतने साल IIT हुए हैं, अगर हर पेपर में 60 क्वेश्चन भी है, 60 में अगर 8-10 क्वेश्चन ईजी हैं तो वो तो आराम से बनने लायक होते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे IIT एडवांस लिखा हुआ है तो मन में डर भी रहता है भाई। तो वो सब चीज़ धीरे धीरे कम होती है। जब 12th वालों को ये सब का आदत खत्म हो गया होगा, या होता भी होगा तो बहुत कम होता होगा, लेकिन 11th में ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो ये सब चीज़ों से कम बैक करना है, खुद को जितना ज़्यादा अच्छा बना सको, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए अपना ग्राफ को बस इंक्रीजिंग रखना है। तुम्हारा ग्राफ इंक्रीजिंग रहना चाहिए। तुम्हारा मार्क्स जो है कम है ज़्यादा है ठीक है, कभी कम आ जाता है कभी ज़्यादा आ जाता है, टेंशन लेना है, थोड़ा सा सोचना है, फिर खुल के क्वेश्चंस को जो नहीं बना क्यों नहीं बना, कहाँ गलती रह गई थी, वो सब देखने के बाद एनालाइज करना है, थोड़ा सा सोचना है कि यार ये नहीं पढ़े थे, या फिर कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण आंसर गलत हो जाता है, सिंपल सा मिस्टेक हो गया। 11th में तो बहुत होता होगा कि क्वेश्चन बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सब कुछ सही आया, हल्का सा यहाँ पे ये कर देते तो आंसर गलत हो गया लेकिन सही हो जाता। ऐसे ऐसे मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब जो है ऐसे एक ही दिन में ठीक नहीं हो जाएगा। जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे वैसे वैसे जो तुम्हारा गलतियाँ हैं वो कम होती जाएगी। सबके साथ यही होता है। फिर अभी स्टार्टिंग में तो और भी अगर टफ पेपर आ जाता होगा तो बहुत ज़्यादा देख के ही डर लग जाता होगा। अगर 1 घंटे का पेपर है, मान लो 20 क्वेश्चन है जिसमें कि 15 टफ क्वेश्चन है या 12 टफ क्वेश्चन है और 8 ही इजी क्वेश्चन है, तो तुम तो ऐसे क्वेश्चन लेते हो और 1 2 3 स्टार्टिंग में अगर 3 क्वेश्चन नहीं बना तो पैनिक कर गया कि आज तो पेपर में नंबर नहीं आने वाला है, हम बात सुनने वाले हैं। और ये सबसे ज़्यादा जेईई एडवांस के पेपर के दिन होता है। तुम बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं लोगे ना तो पेपर के दिन भी यही होगा। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे दोस्तों से मैंने बात भी किया, मतलब सबके साथ होता है कि आप पेपर में पैनिक कर गए। तो ये नॉर्मल टेस्ट में भी अभी सही होगा। तो ये सिर्फ चीज़ का भी आदत को अच्छा करना होता है ना, कि जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं बने ना तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी हो, बीच में इजी क्वेश्चन हो। अगर पेपर खराब जा रहा है तो यार पहले हम इजी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, खोज लेते हैं, उनको बना लेते हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ों पे भी काम करना है मतलब अभी से ही, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ तुमको और सारे स्किल्स को भी डेवलप करना होता है 2 साल के अंदर, ताकि तुम अच्छा कर सको पेपर के दिन। जैसे एक बताते हैं एग्जाम्पल, एक बच्चा मतलब मेरा दोस्त है, वो भी मोकामा के एक DAV में पढ़ता था, तो वो बहुत ज़्यादा तेज था। 10th में ही वो 9th में 11th का आरडी शर्मा मैथ का खत्म कर चुका था, 10th में 12th का आरडी शर्मा खत्म कर चुका था। तो उसका कहता था कि उसका मैथ बहुत अच्छा था और वो मेरा दोस्त ही था तो बात होते रहता था। वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था, 11th में भी बहुत पढ़ रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। उसका थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा वीक था और मेरा मैथ वीक था और मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया मैथ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा मैथ वीक था तो मैथ पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया, और फिजिक्स भी थोड़ा वीक था तो फिजिक्स पे भी बहुत टाइम दिए, और केमिस्ट्री क्योंकि अच्छा था तो उसको लेके चले कि उतना टाइम देना है कि खराब ना हो जाए, बस वो ऐसे ही मेंटेन रहे रेगुलर। तो 2 साल का टाइम खत्म हुआ तो पेपर होते थे ना, तो उसका फिर भी मेरे से मार्क्स 15-20 मार्क्स तो ज़्यादा ही आता था, या 10-15 मार्क्स ज़्यादा ही आता था। जेईई मेन का पेपर हुआ वो क्योंकि इतना ज़्यादा पहले से पढ़ रखा था, इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ सका था। अगर उसका मार्क्स खराब आता तो उसको कैसा लगता कि 4 साल हम पढ़े हैं, मतलब मेरा खराब आता तो मेरे को लगता कि 2 साल का एफर्ट मेरा बर्बाद हो गया, उसको यही लगता कि मेरा 4 साल का एफर्ट बर्बाद हो गया। बहुत पैनिक सिचुएशन था। जेईई मेंस के दिन ही वो बहुत डरा हुआ था। उसका पेपर में मेरे से काफ़ी कम मार्क्स आए, जबकि वो मेरे से मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करता था, ठीक ठाक स्कोर करता था, बराबर स्कोर करता था। तो मतलब ऐसा क्यों हुआ? वो बहुत ज़्यादा सोचता होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता होगा पेपर का। अगर वो इसी चीज़ की जगह वो आराम से मतलब लगता ना कि ठीक है भाई खराब भी हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, पेपर है जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो जो टेंशन लेने के कारण उसका जो मार्क्स रिड्यूस हुआ, और ये यही नहीं एक बार मार्क्स कम रहता है ना, जैसे जेईई मेंस में कम मार्क्स आए
तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी जेईई मेन और जेईई एडवांस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो फिर से बहुत मेहनत किया। जेईई एडवांस के टाइम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला था और उसका अच्छा मार्क्स आ भी सकता था। लेकिन हुआ क्या, एडवांस के पेपर के दिन वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया। टेस्ट सेंटर दोनों का एक ही साथ था, तो हम देखते कि वो पापा के साथ आया था, पापा का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था पूरा, और पूरा डर रहा था कि पेपर में क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो पेपर को फिर से खराब कर दिया जेईई एडवांस से। अभी वो आईटी पटना में ही है। वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जगह जा सकता था, लेकिन वो काफ़ी नीचे है। ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि वो जो है 2 साल में कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं डेवलप कर पाया जो करना चाहिए था, कि टेंशन नहीं लेना है। तो मतलब अभी से ही मतलब यही कोशिश करो ना कि जितना ज़्यादा कूल माइंडेड होके शांति से पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम अच्छा से गेन कर सकते हो। क्योंकि देखो काफ़ी टफ चीज़ें होती है। जेईई एडवांस के लिए तुम प्रिपेयर करो तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको तुम अच्छे से सोचोगे, एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा। अगर तुम पहले से टेंशन ले रहे हो, 2-3 अलग अलग चीज़ें होगा कि मार्क्स कम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये सब सोच के तुम पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तुमको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी और तुम एट द एंड ऑफ द डे तुम अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ों को भी फोकस लेकर चलना पड़ता है ना, कि हम ज़्यादा टेंशन नहीं लें, शांति से सब कुछ करना है, बहुत कूल माइंड हो गए और खुद को 2 साल के अंदर जितना ज़्यादा शांत बना सको उतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब ऐसे नहीं कि कभी कम मार्क्स आ गया तो मेरा मूड पूरा एकदम स्विंग हो गया, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण हम एक दिन तक पूरे ऐसे पूरे टेंशन में बैठे हुए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। और कभी बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ गया तो पूरा खुश है, आराम से टाइम थोड़ा वेस्ट करके मेरा तो है अच्छा है, बाकी सबसे अच्छा है तो अच्छा ही कर देंगे। क्योंकि तुम इतने ही बैठे, तुम्हारा कंपटीशन है नहीं, सब लोग तुमसे ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं, कोई कम भी पढ़ रहे हैं। तुम ये भी सोच सकते हो कि अगर हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कहीं तो पढ़ ही रहा होगा। और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बहुत लोग बड़े होते हैं जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेते हैं। तो खुद को मतलब 2 साल के अंदर खुद के अंदर जितना ज़्यादा चेंजेस ला सको, ऐसा जो कि तुम्हारे मार्क्स पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, वो ट्राई किया करो। और बाकी 11th वालों को तो सबसे ज़्यादा ये बोलेंगे कि जैसे 12th वालों से मेरा बात हुआ था तो उनके पास टाइम की बहुत दिक्कत होती है, टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा तुम देखोगे तो 12th वालों के पास दिक्कत होती है। अभी तुम लोग के मात्र 4 से 5 घंटा क्लास हो रहा है, इतना ज़्यादा टाइम है, तुम 11th अपना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तुमको दोबारा डिवीजन का सोचना ही नहीं पड़े। और क्योंकि तुम लोग इतना जल्दी से स्टार्ट कर चुके हो, तुम्हारा बैच बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है और तुम्हारा सिलेबस जो बहुत ज़्यादा पहले खत्म होने वाला है। तुम्हारे पास तुम दोबारा भी पढ़ोगे ना तो तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ऐसा सीन है तुम्हारा। तो इसका फायदा उठाओ, और जो कमजोर है उसके लिए तो सबसे ज़्यादा फायदा है। क्योंकि तुम सोचो अगर तुम एक ही चीज़ को 2 बार तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम है तो तुम कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे मान लो तुम्हारा रैंक 15-20 लोगों में तुम्हारा 10 भी है, 12 भी है, तुम ठीक है यहाँ पे 10 लोग तुमसे आगे है, तुमको तो भाई पूरे 20,000 10,000 के अंदर आना है आईटी एडवांस के लिए। 10,000 के अंदर होगे तो एडवांस मिलेगा, अच्छा 20,000 के अंदर होगे तो एनआईटी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो तुमको तो वो फोकस करना है। अब कोई मान लो जिसका रैंक 10 आ रहा है, वो ये टेंशन में कि मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है तो मेरा तो नहीं होगा, मेरा कहाँ से होगा भाई, वो 9 लोग जाएंगे या मैं जाऊँगा। तो ये सब भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि भाई सिर्फ 10 ही लोगों को थोड़ी होगा, और भी लोग हैं। और कॉलेज में चले जाओगे, कोई भी कॉलेज चले जाओ, तुम आईटी बॉम्बे में क्यों नहीं बैठे हो और कोई एनआईटी में नहीं बैठा हुआ है, उसमें भी वही इम्पैक्ट करता है कि तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छा होगा, क्योंकि तुम ज़्यादा अगर मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उसका प्लेसमेंट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आईटी में जाने के बाद ये थोड़ा हो जाता है ना कि तुम रिलैक्स हो जाओगे कि नहीं भी पढ़े ना तो ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाएगा, बस यही होता है। लेकिन तुम एनआईटी में जाके तुम देखोगे कि एनआईटी में बहुत लोगों का पेपर में नाम आता होगा कि इतना ज़्यादा प्लेसमेंट लगा, करोड़ से भी ऊपर का प्लेसमेंट एनआईटी में बहुत लोगों का लगता है, और आईआईटी का एवरेज प्लेसमेंट 20 लाख रुपया है। तो तुम सोचो वो बच्चा तो आईआईटी जो रैंक 1 मिला है उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उतना ज़्यादा पैसा ले जा रहा है, उतने लोगों से वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये नहीं सोचना है कि अभी मतलब ये मान लो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि अभी मेरे को लग रहा है कि मेरा एनआईटी में शायद हो जाएगा, हम पढ़े तो वो भी नहीं हो पाएगा, इतना कौन पढ़ेगा, और अभी से छोड़ देते हैं। तो गिव अप कभी नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना मतलब सबसे पहले लगता है आईटी में सीएससी, उसके बाद एनआईटी पटना पे आते हैं, उसके बाद लगता है एनआईटी तो नहीं मिलेगा, धीरे धीरे ऐसे घटते जाता है। और जो ये मतलब ये ठीक है सोचना है, सब सोचते हैं, और उसके बाद जो पढ़ते जाता है कि मतलब ठीक है नहीं भी मिलेगा तो पढ़ के देखते हैं, 12th बोर्ड तो देना ही है, 10th में अच्छा परसेंटेज लाएंगे, 12th बोर्ड में भी अच्छे परसेंट लाना है। तो क्योंकि तुम लोग का सीबीएसई बोर्ड है, सबका ही होगा, मतलब जितना भी है, तो सीबीएसई बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा आता है, जेईई मेन के लेवल का पेपर आता है सीबीएसई बोर्ड का, और उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, ये नहीं कि टिक मारने का। तो बोर्ड में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी होता है कि तुम याद करके भी वो चीज़ें कर सकते हो,
तो याद करने में तो उतना ही मेहनत है, और मैथ तो याद भी नहीं कर सकते हो। तो अगर तुमको बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करो, मान लो जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं, जो अच्छा छोड़ो, जो बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है अभी, उसके लिए बताते हैं कि मान लो तुमको बोर्ड का तो देना ही है, बोर्ड में कहीं ना कहीं तो अच्छा करना ही है। और बोर्ड और जेईई मेन का लेवल आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गया है। या ऐसा बोलो ना कि बोर्ड में थ्योरेटिकल पूछता है ना, तो उसके कारण बोर्ड ही टफ है मेरे हिसाब से। तो जेईई मेन में तो एमसीक्यू रहता है ना, तो कहीं ना कहीं आंसर थोड़ा सा नहीं भी आ रहा है तो मैनेज हो जाता है। बोर्ड में तो वैसा कुछ होता नहीं है, तो बोर्ड के लिए भी करना ही है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लो, जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि 2 साल तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। आ गए हो एक बार यहाँ पे या कोई भी कोचिंग में चले जाते, 2 साल तो टाइम देना ही है, और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो जितना ज़्यादा पढ़ने पे टाइम दे सकते हो उतना ज़्यादा देने की कोशिश करो, यही बोलेंगे। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और ऐसे डरना नहीं है, मतलब आराम से पूछ सकते हो, दोस्त समझ के, भैया समझ के, जो समझ के पूछना है पूछ लो। बताओ, कोई डाउट नहीं है? जब पूछने का मन नहीं है या फिर डर लग रहा है या बीच में कौन पूछे? चलो तो फिर ठीक है, पिंटू भाई